आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर बी एस सोहरी स्वास्थ्य विभाग के संचालक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और आज मैं आपको वरिष्ठ नागरिकों के कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली के तहत हेल्दी एजिंग फॉर लॉन्गिविटी पे आपको मैं अपना टॉक देने जा रहा हूँ। इसका उद्देश्य मुख्य ये है कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वो जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, क्योंकि अंग्रेजी में हम बोलते हैं कि लॉन्गिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेल्दी एजिंग। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। इस पाठ्यक्रम में हम वृद्धावस्था से जुड़ी जैविक, मानसिक और सामाजिक विषय वस्तुओं के साथ साथ जीवन शैली, रोग प्रबंधन और सहयोगी तंत्रों को सरल भाषा में समझेंगे। मॉड्यूल 1, वृद्धावस्था और उसका मूल्यांकन। इसमें हम जानेंगे कि उम्र बढ़ने की प्राकृतिक प्रक्रिया क्या है और किन शारीरिक, मानसिक तथा वैज्ञानिक संकेतकों से इसे समझा जा सकता है। मॉड्यूल 2, जीवन प्रत्याशा और सामान्य रोग। इसमें हम देखेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों में हृदय रोग, डायबिटीज, स्ट्रोक और श्वसन रोग जैसी गंभीर बीमारियां जीवन प्रत्याशा को कैसे प्रभावित करती हैं। मॉड्यूल 3, जानलेवा बीमारियों का प्रबंधन। इस भाग में हम सीखेंगे कि हृदयाघात, ब्रेन स्ट्रोक, श्वसन रोग और संज्ञानात्मक ह्रास जैसी स्थितियों की पहचान और त्वरित देखभाल कैसे की जाए। मॉड्यूल 4, वृद्धावस्था और जोखिम कारक, रिस्क फैक्टर्स। इसमें हम समझेंगे कि अस्वस्थ डाइट, शारीरिक निष्क्रियता, तंबाकू अल्कोहल सेवन, तनाव, मोटापा और प्रदूषण जैसी आदतें और स्थितियां बीमारियों का खतरा कैसे बढ़ाती हैं। मॉड्यूल 5, स्वस्थ और दीर्घायु, जीवन की रणनीतियां। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, गुणवत्तापूर्ण नींद, मानसिक शांति और सामाजिक जुड़ाव से जीवन को कैसे स्वस्थ और लंबा बनाया जा सकता है। मॉड्यूल 6, रोगों की रोकथाम और स्वस्थ आदतें। इसमें हम सीखेंगे कि धूम्रपान और शराब से दूरी, हेल्थ चेकअप, टीकाकरण और अनुशासित जीवन शैली अपनाकर कैसे हम अपना जीवन सुरक्षित और सुखद रख सकते हैं। आइए अब पहले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको सबसे पहले एजिंग क्या है ये बताऊंगा। एजिंग एक प्रकार का नेचुरल और इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ है और जो कि कई फैक्टर्स से प्रभावित होता है, जैसे भोजन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब हमारे को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा हेल्दी एजिंग मतलब हमारी उम्र तो बढ़ रही है लेकिन हम हेल्दी रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट इज़ हेल्दी एजिंग? हेल्दी एजिंग का मतलब ये है, यदि हम 70 साल की आयु तक हमारा कॉग्निटिव, हमारा एबिलिटी मतलब हमारा माइंड एक्टिव है और हम फिज़िकली फंक्शनली इंडिपेंडेंट हैं, हमारी मानसिक स्वास्थ्य बेहतर है और साथ ही साथ में कोई हमें गंभीर क्रॉनिक इलनेस नहीं है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़। ये हमको मालूम है कि हमारी जो उम्र होती है, हमारी एज होती है, वो 2 श्रेणी की होती है। पहला है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी हम कब पैदा हुए, सिंस बर्थ, वो हमारी एज गिनी जाती है। लेकिन यथार्थ में वैज्ञानिक तौर पे ये आवश्यक है कि हमें बायोलॉजिकल एज पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो बायोलॉजिकल एज का मतलब ये है कि हमारे शरीर की जो अंदर की संरचना है, उसका जो फंक्शन है वो कितना बेहतर है, उसकी कंडीशन कितनी बेहतर है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति 80 साल का हो और उसकी बायोलॉजिकल एजिंग 60 साल की हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि 40 साल का व्यक्ति जो है उसके अंदर की संरचना, अंदर की बायोलॉजिकल एजिंग जो है वो 60 साल के हो। अब प्रश्न उठता है कि हम बायोलॉजिकल एजिंग को हम कैसे पहचानें। तो बहुत सारे मार्कर्स हैं, उसमें पहले है फिजियोलॉजिकल मार्कर, दूसरा बायोकेमिकल मार्कर, तीसरा है फंक्शनल मार्कर।
फिजियोलॉजिकल मार्कर में हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उसके टेलोमियर की जो लंबाई है वो हमारी उम्र के साथ घटती जाती है। अगर इसमें जो इसकी शॉर्टनिंग है कम है तो इसका मतलब हमारा बायोलॉजिकल एज हमारी बेटर है। दूसरा टेस्ट है डीएनए मिथिलेशन, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस भी असेस किए जाते हैं, हार्मोन का स्टेटस भी असेस किया जाता है। दूसरा है बायोकेमिकल मार्कर। आप लोग सभी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को जानते हैं, जैसे हाई सेंसिटिव सीआरपी, इंटरल्यूकिन 6, ऑक्सीडेटिव मार्कर्स और एचबीएमसी सभी जानते हैं। तो इनके परीक्षण से भी हम बायोलॉजिकल एज को पहचान सकते हैं। और इसके अलावा फंक्शनल मार्कर्स हैं जिसमें कि कॉग्निटिव असेसमेंट किया जाता है, हमारी याददाश्त का, हमारे अटेंशन का, और हमारा फिजिकल परफॉर्मेंस अगर एसेस किया जाए, हमारी वॉकिंग स्पीड, ग्रिप स्ट्रेंथ, रेस्पिरेटरी फंक्शन, यानी कि हमारी वाइटल कैपेसिटी कितनी है, तो उसके लिए स्पायरोमीटर इस स्लाइड में दिख रहा है, छोटा सा एक उपकरण है जिससे हम अपनी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को असेस कर सकते हैं। फिर मस्कुलोस्केलेटल फंक्शन, यानी कि हमारे मांसपेशियों की ताकत, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, इसके द्वारा भी हम बायोलॉजिकल एज को पहचान सकते हैं। फिर क्लिनिकली असेस करने में भी हम अपने बायोलॉजिकल एज को पहचान सकते हैं। जेनेटिक असेसमेंट टूल्स हैं, मेनली फ्रेजिलिटी इंडेक्स और एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ के माध्यम से हम अपनी क्लिनिकल असेसमेंट से भी बायोलॉजिकल एज को पहचान सकते हैं। आजकल एआई बेस्ड प्रेडिक्शंस भी होने लग गए हैं उम्र के संबंध में, और एक विज्ञान है एपिजेनेटिक्स, और जिसके माध्यम से भी हम अपनी उम्र बायोलॉजिकल एज का हम पता कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल्स हैं, असेसमेंट टूल्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, फ्राइड फ्रेजिलिटी इंडेक्स और रॉकवुड क्लिनिकल फ्रेजिलिटी स्केल इंडेक्स, जिसमें एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ, MMSE यानी कि मिनी मेंटल एग्जामिनेशन, और GDS यानी कि जीरियाट्रिक डिप्रेशन स्केल के माध्यम से हम बायोलॉजिकल एज को पहचान सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हमारा जीवन कितना रहेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रहेगी, क्या इसको हम पहचान सकते हैं? तो काफ़ी हद तक हम इसको पहचान सकते हैं। जैसे कि हमारी वॉकिंग स्पीड, हमारी उम्र के साथ हमारी वॉकिंग स्पीड कम हो जाती है, तो अगर हम इसके बारे में टेस्ट करें तो हमारी ये देखा जाएगा कि जिनकी अंदरूनी स्थिति या ओल्ड हैं या अंदर बायोलॉजिकल एज बहुत ज़्यादा है, तो हमारी वॉकिंग स्पीड स्लो हो जाएगी, और जिससे ये मालूम पड़ सकता है कि हमारी उम्र अब ज़्यादा नहीं बची है। दूसरा है ग्रिप स्ट्रेंथ, हमारे हाथ में कितनी ताकत है, इसके लिए ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, और जिससे भी हम पहचान सकते हैं कि हमारी लाइफ कितनी और बची है, हमारा फंक्शनल डिक्लाइन या मृत्यु कब हो सकती है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। और तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे शरीर की क्रमशः उम्र बढ़ने से मसल स्ट्रेंथ और फिजिकल फंक्शन कम हो जाता है, हमारी लचीलापन बॉडी का कम हो जाता है। फिर बॉडी का बैलेंस, हम यंग होते हैं तो हम दौड़ते भागते हैं, अपना बैलेंस हमारा बना रहता है, रिफ्लेक्सेस अच्छी होती हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी रिफ्लेक्सेस कमज़ोर होती हैं, और हमारी बैलेंस की कैपेसिटी बहुत सारे कारण हैं कम हो जाती है, जिससे हमारे को देखा गया है कि बहुत सारे वृद्ध जन जो हैं गिर जाते हैं, और जिससे उनको नुकसान होता है। इससे भी हम अपना बायोलॉजिकल एजिंग को समझ सकते हैं। इसके अलावा साउंड स्लीप पांचवा पैरामीटर है। अगर हमारी नींद जो है कम होती है, रात को 4 घंटे 5 घंटे नींद होती है, तो ये मान सकते हैं कि हमारी बायोलॉजिकल एज अच्छी नहीं है, और आइडियली हमारी कम से कम वृद्धजन को 7 घंटे की विश्राम नींद मिलना चाहिए। फिर स्किन में जो हम देखते हैं रिंकल्स हैं, इलास्टिसिटी कम हो गई, इससे भी हम पहचान सकते हैं उम्र का। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का अगर अपन एग्जामिन करें तो रेस्टिंग हार्ट रेट, रेस्टिंग बीपी, कार्डियोवैस्कुलर मॉर्टेलिटी के लिए जवाबदार होते हैं। कॉग्निटिव फंक्शन और एजिंग, हमारी उम्र बढ़ने के साथ हमारी जो याददाश्त है, हमारा ध्यान, अटेंशन है, हमारी
कॉग्निटिव स्पीड है जो वो धीरे धीरे कम हो जाती है और इससे भी हम पहचान सकते हैं अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बॉडी कंपोजिशन ये देखा गया है उम्र के साथ हमारी मसल कमज़ोर हो जाती है जिसको सार्कोपीनिया कहते हैं और उसकी जगह फैट डिपॉजिट होती है। लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए या जानने के लिए। तो हमारे लिए डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और स्मोकिंग भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। ये उपकरण है ग्रिप स्ट्रेंथ का बाईं तरफ और दाईं तरफ आप देखेंगे कि वेट लॉस अगर होता है 3 किलो से ज़्यादा या 3 किलो और BMI आपका 21 से कम होता है या आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो ताकत है आपकी कम होती है, वॉकिंग स्पीड कम होती है, आपको हमेशा थकान लगती है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो ये भी टेस्ट होते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि एजिंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल दोनों पहलू होते हैं। हेल्दी एजिंग के लिए फिजिकल और मेंटल स्वतंत्रता जरूरी है जिसे कुछ संकेतकों से पहचाना जा सकता है। बायोलॉजिकल एज को समझना सेहत बेहतर करने में मदद करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। स्लाइड ये देखिए, इसमें ध्यान दीजिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे दूसरे देशों में जो विकसित विकासशील देश हैं उनकी तुलना में हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आप देखिए, मोनाको, जापान, USA, श्रीलंका, चाइना, इवन बांग्लादेश, हमारे से ज़्यादा वहाँ के लोग उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा जीते हैं। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर्चुनेटली अभी बढ़ी है, 70 और 73 हो गई है। लेकिन इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है कि हमारी जो हेल्दी लाइफ है वो नहीं रहती है। मतलब हम 58 साल की उम्र तक हम बीमारियों से घिर जाते हैं। तो हमारी इंडियन हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 58 वर्ष है। ये चिंता की बात है। अब हमारे यहाँ 45% जो एल्डरली हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, वो उनमें क्रॉनिक इलनेस देखी गई है और 40% जो वर्ल्ड का हार्ट अटैक है वो इंडिया में होता है और दुर्भाग्यपूर्ण 60% डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं और या मिसडायग्नोस होते हैं। उनमें बहुत सारे लोगों को उपचार भी नहीं मिल पाता है। 25% हार्ट अटैक्स 40 साल के नीचे हैं पाए गए हैं। 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ पाई गई है और ये सब चीज़ें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। 21 मिलियन के करीब हमारे यहाँ हाइपरटेंसिव हैं और दुर्भाग्य ये है कि हमारा जो लाइफ है हमारी 5 से 10 साल कम है वेस्टर्न वर्ल्ड से। हार्ट फेलियर हमारे यहाँ 10 साल पहले हो जाता है। 62 साल में हमारा हार्ट फेलियर देखा गया है और यूनाइटेड स्टेट्स में ये 72 साल है। और इसमें जो फैक्टर्स हैं, बिंज ड्रिंकिंग माने अत्यधिक शराब का सेवन, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, एट्रियल फिब्रिलेशन, कार्डियोमायोपैथी और ये सब कारणों से हमारे यहाँ हमारी उम्र कम रहती है। अब ये ऑब्जर्वेशन है कि 90% जो मृत्यु है वो मोस्ट कॉमन उनके लिए कारण क्या हैं एल्डरली पॉपुलेशन में। तो 5 कारण हैं जिनके कारण से ये देखा गया कि अधिकतर मृत्यु होती हैं। पहला है हार्ट अटैक, जिसमें कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एरिथमिया, हाई BP, कार्डियोमायोपैथी। इसका प्रेवलेंस 34% है अन्य बीमारियों की तुलना में। ब्रेन स्ट्रोक का प्रेवलेंस है करीब 2.6 या 3%। रेस्पिरेटरी इलनेस का परसेंटेज है 8.5, जिसमें निमोनिया, COPD, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आता है। और सरप्राइजिंगली हमारी घर की कंडीशन या के कारण से हमारे सीनियर सिटीजन्स को फॉल के कारण से भी इनको दिक्कत होती है। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि विज़न
और हियरिंग और मसल स्ट्रेंथ कम होने से या कोऑर्डिनेशन हमारा कम होने से, रिफ्लेक्सेस वीक होने से, बैलेंस कमज़ोर होने से हमारे वरिष्ठ नागरिक गिर जाते हैं और उसके बाद उनको बड़ा नुकसान होता है। पांचवा कारण जो कॉमन मृत्यु का है वो कॉग्निटिव डिक्लाइन है, कॉग्निटिव इलनेस है, जिसमें अल्जाइमर, डिमेंशिया, डिप्रेशन और पार्किंसोनिज्म प्रमुख हैं। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक जैसे हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के बारे में विस्तार से जाना। साथ ही भारत में इन बीमारियों के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा की गई। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। तो एक एक करके मैं आपको जो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां हैं वो उसके बारे में बताऊंगा, उनके लक्षण क्या हैं और उनको कैसे अपन मैनेज कर सकते हैं। पहला है हार्ट डिजीज़, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, जिसके लक्षण आप जानते हैं। डॉक्टर्स सीवियर चेस्ट पेन, फीलिंग चेस्ट स्क्वीजिंग, घबराहट, स्वेटिंग, फॉल इन बीपी, ब्रेथलेसनेस। ये दर्द जो है गर्दन में और बैक में और एपिगेस्ट्रियम में एक्सटेंड हो सकता है। अब इसको अगर हम घर की स्थिति में हैं, घर में हैं, तो हमको कैसे मैनेज करना चाहिए। सबसे पहले हमें शांत रह करके रिलैक्स रहना है और बिस्तर में लेट जाना है और अपने घर के लोगों को हमें बता देना है कि उनको घबराहट हो रही है या चेस्ट पेन हो रहा है और वो अस्पताल जाना चाहते हैं, डॉक्टर से सलाह लेना चाहते हैं, इलाज लेना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में ये 108 को बुला करके या कोई और साधन से हमें हमारे नोन अस्पताल में, जहाँ पर हमें एमडी मेडिसिन या हमारा कार्डियोलॉजिस्ट मिल जाए, वहाँ जा कर के तत्काल हमें जांच कराना चाहिए और इलाज लेना चाहिए। लेकिन तात्कालिक तौर पे लोडिंग डोज कुछ इमरजेंसी गोलियों की ली जा सकती है, जिससे हमारा जो गोल्डन पीरियड जो 60 मिनट है वो 3 गुना बढ़ सकता है, यानी हमारा जो अंदर कार्बोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा है वो खुल सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट गोली है, दवाई है डिस्प्रिन, जिसको मुंह में रखा जाता है और चबाया जाता है। 325 मिलीग्राम की आती है। और क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम की 4 गोली पानी के साथ घोटकना है और एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम की गोली लेना है। तो इससे हमें राहत मिल सकती है। इसके बाद हमें अस्पताल जाना है और वहाँ हमें जांच कराना है। हमें गाड़ी चला के नहीं जाना चाहिए, एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। अस्पताल में हमारा ईसीजी होगा, कुछ ब्लड टेस्ट, ट्रोपाई वगैरह होंगे। अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो ये मान सकते हैं कि हमारे को हार्ट अटैक हुआ है और उसका उपचार अस्पताल में लिया जाए। और आपको संभावित है कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सलाह दी जाए, तो उसमें मना ना करें। दूसरा प्रमुख कारण जो मृत्यु का होता है ब्रेन स्ट्रोक है। ब्रेन स्ट्रोक को जो लक्षण हैं उसको ध्यान में रखने के लिए, याद रखने के लिए एक छोटा सा फार्मूला बी फास्ट को ध्यान रखें। बी फास्ट, बी का मतलब है बैलेंस, ई फॉर आपका आई के पलक जो है, आईलिड जो है वो नीचे गिर जाती है, ड्रूपिंग होती है। और एफ का मतलब है कि जो फेस में उसमें भी आपको असर दिखेगा और आपका मुंह जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। ए का मतलब ये है कि आर्म या फुट ड्रॉप आपको हो सकता है, मतलब आपका हाथ और पैर उठ नहीं रहे। आपकी बोलने की स्टाइल जो है उसमें लड़खड़ाहट, जैसे शराब पिए होते हैं लोग तो स्लरिंग स्पीच बोलते हैं। और टी स्टैंड्स फॉर टाइमली हॉस्पिटलाइजेशन। इसका गोल्डन पीरियड 90 मिनट होता है और इसमें व्यक्ति को वन साइड पैरालिसिस या दोनों साइड पैरालिसिस भी हो सकता है। पैरालिसिस के अलावा, इन ऊपर बताए हुए लक्षणों के अलावा, हमें देखने में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, हमारी चाल स्टैगरिंग हो सकती है, लड़खड़ा सकते हैं, हमें चक्कर आ सकता है, सिर दुख सकता है, हमारी वॉइस भी गड़बड़ हो सकती है। तो इसमें हम घर में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हमें बिस्तर में लिटा करके करवट में हमको लिटाना चाहिए और हमें 90 मिनट से पहले हमें अस्पताल में, जहाँ पर हमें न्यूरोलॉजिस्ट या कम से कम एमडी मेडिसिन मिले, वहाँ हमें जाकर इलाज कराना चाहिए।
अस्पताल में ये ध्यान रखिए कि सीटी स्कैन, एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है और डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। और मेजॉरिटी लोगों को ये मेडिकल ट्रीटमेंट से लाभ होता है, लेकिन कभी कभी अगर ब्रेन हेमरेज है तो हमें सर्जिकल उपचार भी कराना पड़ सकता है। फिर तीसरी बीमारी जो जिसके कारण से ज़्यादा मृत्यु देखी गई है और उसके लक्षण हम पहचानते हैं कि रेस्पिरेटरी बीमारी, इलनेस में हमारे को ब्रेथलेसनेस होगी, जिसमें बीमारियों में ब्रोंकियल अस्थमा खास है, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, निमोनिया है। निमोनिया बहुत होता है और निमोनिया में खांसी, चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, बुखार हो सकता है। पेशेंट को पहले से ब्रोंकोडायलेटर लेते हैं उनको लेना चाहिए और इनहेलर का उपयोग करना चाहिए, नेबुलाइज़र का उपयोग करना चाहिए। और लेकिन फिर भी अगर हमारी ब्रेथलेसनेस कंट्रोल नहीं हो रही है, हमारी क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट हमारी बढ़ती जा रही है, करीब 30 तक पहुंच रही है, तो हमें या फिर SpO2 हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हमारा 90% से कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन स्टार्ट करना चाहिए और हमें तत्काल अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराना चाहिए। फॉर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इलनेस हम प्रिकॉशनरी प्रिवेंशन के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन हर 2 साल में और फ्लू वैक्सीन हर साल ले सकते हैं। ये बेहतर है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। चौथा है फॉल, गिरना। सीनियर सिटीज़ में फॉल और एक्सीडेंट ये कॉमन बातें होती हैं और जिसके कारण से उनको चोट लगती है, फ्रैक्चर हो सकता है और उन्हें विकलांगता आ सकती है। उनका जो इंडिपेंडेंट लाइफ है वो प्रभावित हो सकती है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे बॉडी का बैलेंस कैसे बेहतर हो सकता है। तो हमारा जो मांसपेशी का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो कान के अंदर ब्रेन से कनेक्टेड वेस्टिबुलर सिस्टम है, या ब्रेन का सेरिबेलम है या ब्रेन स्टेम है, ये हमारे बॉडी को बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, बनाए रखते हैं। दूसरे कारण हमारा बॉडी का बैलेंस खराब होने के कारण हमारा बीपी अगर फॉल हो जाए अचानक, या हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएं, हार्मोन्स में गड़बड़ी आ जाए, जैसे कि सीरोटोनिन, डोपामिन, गाबा इत्यादि, इनमें डिस्टर्बेंस होने से हमारा बैलेंस बिगड़ सकता है। अब बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें कई चीज़ों को ध्यान रखना है। हमारे को हेल्दी डाइट लेना है। हम लोग बोलते हैं कि ब्रेन हेल्दी डाइट ली जाए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। विशेष तौर पर हमें बैलेंस की एक्सरसाइज करना चाहिए और हमारी मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाने की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज, वॉकिंग इत्यादि करना चाहिए। हमें पर्याप्त पानी, कम से कम 2 लीटर पानी पर डे लेना चाहिए। हमारी नींद पर्याप्त होनी चाहिए। हमें अनावश्यक नींद की गोलियां, सिडेटिव्स नहीं लेना चाहिए। हमें स्ट्रेस को मैनेज करना और क्रॉनिक इलनेस को मैनेज करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो एक्सरसाइजेज हैं बैलेंस बनाने के लिए, उसमें प्रमुख है एक पाँव में 30 सेकंड तक खड़ा होना और पाँव को साइड में ले जाना और पीछे ले जाना, और जैसे आर्मी के लोग मार्च करते हैं, मार्चिंग करना, पंजों पे खड़े होना और पंजे और हील पे खड़े होकर होना, और बाद में जब आपसे बन जाए तो चलना। तो ये सारे मेजर्स अपनाना चाहिए और हमें को फॉल ना हो, हम गिर ना जाएं, इसके लिए हमें बहुत सारी प्रिकॉशन और प्रिवेंशन करना पड़ेगा। हमें घर का वातावरण फेवरेबल बनाना पड़ेगा कि हमारी टाइल्स फिसलने वाली ना हो। हमारे को सीढ़ी चढ़ते समय ध्यान रखना पड़ेगा और बाथरूम में फिसल ना जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और हमें आवश्यक हो तो वॉकर या स्टिक का उपयोग करना पड़ेगा। अब आता है कॉग्निटिव डिक्लाइन। कॉग्निटिव डिक्लाइन का मतलब ये है कि हमारा मेंटल कंडीशन, हमारी मेमोरी, रीजनिंग, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हमारा गड़बड़ होती है। उसमें भूलने की, डिमेंशिया तकलीफ़ ज़्यादा होती है। और डिमेंशिया कई प्रकार का होता है, जिसमें एक है अल्जाइमर और मोस्ट कॉमन है। एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स हैं,
न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेज लाइक पार्किंसोनिज्म है। आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन को हम मेडिकल एग्जामिनेशन से और मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन से हम पहचान सकते हैं, और हमें न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करके और हमारा मेडिकल स्थिति को पता करना चाहिए और दवा को लेना चाहिए। अब डिमेंशिया में हम देखते हैं कि प्रमुख है अल्जाइमर, और इसका कारण ये होता है कि हमारे ब्रेन की जो सेल है न्यूरॉन्स, उसमें एमाइलॉइड प्रोटीन जो है वो जमा हो जाता है। तो उसके कारण से हमारा न्यूरॉन का जो फंक्शन है, कनेक्शन है आजू बाजू के न्यूरॉन से, वो कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ब्रेन फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है। तो अर्ली स्टेज में हमारे को सिम्टम कम रहते हैं, कम मेमोरी लॉस होती है, और लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रहती है तो उसमें हमारी मेमोरी लॉस और हमारा जजमेंट की कैपेसिटी या पर्सनैलिटी डिस्टर्ब होती है। हमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लगती हैं, हमारा काम हम कर नहीं पाते हैं, डिसओरिएंटेशन और प्लेस टाइम डिल्यूजन वगैरह हो सकता है, और लेट स्टेज में हमें मोटर फंक्शन, हमारे चलना फिरना भी हमारा प्रभावित हो जाता है, या जो वृद्धजन है गुटकने में, मोशन को कंट्रोल करने में, पेशाब को कंट्रोल करने में असमर्थ होते हैं। इवन यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों को भी पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों का जीवन जो है 8 से 10 साल तक रहता है जनरली। अब आता है पार्किंसोनिज्म। तो पार्किंसोनिज्म डोपामिन की कमी से होता है, और इसके प्रमुख लक्षण हैं हाथ में ट्रेमर, लेग्स में ट्रेमर और फेस में ट्रेमर, और बॉडी में रिजिडिटी आ जाती है। पेशेंट होता है पार्किंसोनिज्म का, उसका जो पोस्चर है वो स्वयं ही बता देता है। मास्क लाइक फेस होता है, उसमें काइफोटिक स्टेट होता है, माने आगे की तरफ झुका हुआ मिलेगा आपको, और उसके मूवमेंट स्लो हो जाएंगे, जिसको ब्रेडिकाइनेसिया कहते हैं। पोस्चरल इंस्टेबल होगा, वो गिर सकता है कभी भी। तो 5 स्टेज होती हैं, और इसके अलावा नॉन मोटर सिम्टम्स ये जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस या हाइपोटेंशन या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पेन, नमनेस, टिंगलिंग और सेंसरी लॉस भी हो सकता है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी रोग, फॉल्स और कॉग्निटिव डिक्लाइन जैसी बीमारियों को समय पर पहचानना और त्वरित प्रबंधन करना जरूरी है। प्राथमिक उपचार और समय पर अस्पताल पहुंचने से जीवन बचाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हमें ये जानना चाहिए कि सीनियर सिटीजन्स को किन किन बातों से रिस्क रहती है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर देयर लाइफ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है अनहेल्दी डाइट, लो फ्रूट, लो वेजिटेबल्स। डाइट के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। फिजिकल इनएक्टिविटी, नो एक्सरसाइज, फैमिली हिस्ट्री में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, कैंसर हैं, तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, क्वालिटी स्लीप नहीं लेना, हाई बीपी, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, एलडीएल ज़्यादा होना, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होना, एचडीएल कम होना। ज़्यादा वजन के लोगों को, ओबेसिटी वालों को भी रिस्क रहती है, उनको बीमारियां होती हैं। इसके अलावा वातावरण का पॉल्यूशन, फूड प्रिजर्वेटिव, इसलिए हमें बाहर का डब्बे वाले भोजन या प्रिजर्व्ड भोजन को अवॉइड करना चाहिए। एडल्ट्रेशन, आर्टिफिशियल कलर्स, स्मोक जो घर में होता है वो भी हमको नुकसान करता है। मुख्य बीमारियां जो हैं डायबिटीज़, कार्डियक डिजीज़, स्ट्रोक, कैंसर और रेस्पिरेटरी इलनेस हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं। आज का जो रिस्की बिहेवियर है हमारा, अनहेल्दी हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो कल का हमारा रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो हमें ये पता करने के लिए हमारी स्थिति क्या है, हमें ईयरली मेडिकल चेकअप पे ध्यान देना चाहिए। मेडिकल चेकअप हमें का मतलब ये नहीं है कि हमने लैब से हमने सारे टेस्ट करा लिए, वो सही नहीं है। आपको फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, उनके द्वारा बताए गए जांच कराना चाहिए, अपनी आँखों को साल में एक बार चेक करना चाहिए, साल में एक बार ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी, एक्सरे, प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड, कुछ ब्लड टेस्ट हैं कॉमन, सीबीपी, ईएसआर, शुगर, लिपिड, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, थायराइड, विटामिन डी, विटामिन B12 और PSA।
महिलाओं को 3 साल में एक बार मैमोग्राफी सर्वाइकल पैप स्मीयर भी कराना चाहिए। अब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए जिससे कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें और दीर्घायु हों। तो सबसे पहले उनमें हमें आगे जीने की भावना बनानी होगी, क्योंकि हम बोलते हैं डिज़ायर इज़ द सोर्स ऑफ लॉन्गिविटी, और सभी को प्रेरित करना चाहिए कि वो अधिक से अधिक जिएं और रिटायर, दे शुड नॉट रिटायर, दे शुड रीफायर। सो कैसे रीफायर करेंगे? फिज़िकल हेल्थ कैसे मेंटेन करना है, मतलब अगर हमारी फिज़िकल हेल्थ मेंटेन रहती है, मेंटल हेल्थ मेंटेन रहती है, भावनात्मक हेल्थ हमारी मेंटेन रहती है, हमारी बुद्धि का स्तर ठीक रहता है, हमारी स्पिरिचुअल स्थिति ठीक रहती है और हम अपनी हेल्थ को सुपरवाइज करते हैं। दूसरा बिंदु है कि हमारे को बीमारियां ना हो, और अगर हैं तो उनको कंट्रोल करें, डिसऑर्डर्स को भी, इंजरी को भी। हमें एक्टिव लाइफ को लीड करना चाहिए, हमें दूसरों को मदद करना चाहिए, सदैव प्रसन्न रहने का भाव रहना चाहिए। अब मैं आपको एक साइकिल बता रहा हूँ जो कि इकिगाई जापानीज़ ओकिनावा की वो है, फिलॉसफी है, और इसका पालन करने वाले लोगों को देखा गया है कि ये शतायु रहते हैं, 100 साल तक भी जीते हैं। और इनका जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जीवन का कुछ उद्देश्य रखते हैं और उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रसन्नता से और पैशन के साथ काम करते हैं। और ये जो फिलॉसफी है इसको बोलते हैं हाउ टू स्टे यंग वाइल ग्रोइंग ओल्ड, माने हमारा उम्र तो बढ़ रहा है लेकिन हमारी क्षमताएं कम नहीं हो रही। तो इसमें एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें क्या वो पालन करते हैं अपने दिनचर्याओं में। तो वो ज़्यादा देर बैठते नहीं हैं, और क्योंकि बैठने से हमारी बॉडी जो है, सेल हमारी नुकसान होता है उनको, और हम जल्दी ओल्ड होने लगते हैं ज़्यादा बैठने से, ज़्यादा टीवी देखने से। और वो लोग एक्टिव रहते हैं और दे डोंट रिटायर नेसेसरली, और दे कीप मूविंग और दे हेल्प आउट, दे दूसरों को मदद करते हैं। ये देखा गया है कि जो लोग दूसरों की चिंता करते हैं, मदद करते हैं, उनमें 40% हार्ट अटैक्स कम होते हैं। वो जल्दीबाजी नहीं करते हैं, वो दे टेक थिंग्स स्लो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कम खाते हैं और हेल्दी भोजन लेते हैं। 80% लेते हैं भोजन और 20% खाली रखते हैं। और वो अपने मित्रों से, समाज से जुड़े रहते हैं। और आपके मित्रों के लिए अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेंड्स आर द बेस्ट मेडिसिन। तो इस हमें सोशल होना भी आवश्यक है। वो शेप में रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, और उसका कारण ये है कि आपका व्यायाम जो एक्सरसाइज है उसको नियमित करते हैं। वो सदैव प्रसन्न रहते हैं, दे रिचार्ज देयर बैटरीज, और आप नेचर से कनेक्टेड रहते हैं, और वो कोशिश करते हैं उनका माइंड पीसफुल रहे। ईश्वर को और अपने लोगों को धन्यवाद देते हैं, उनमें फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना होती है, और वे वर्तमान में जीते हैं। भूतकाल की जो कठिनाइयाँ हैं उनको याद नहीं करते हैं, और भविष्य की भी चिंता नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे समझ करके अपने जीवन में अच्छी बातें आप ला सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि सीनियर सिटीजन्स की सेहत के लिए अनहेल्दी डाइट, एक्सरसाइज की कमी, तंबाकू, अल्कोहल, स्ट्रेस, मोटापा और प्रदूषण बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। नियमित चेकअप और हेल्दी लाइफस्टाइल उन्हें लंबी और प्रसन्न जीवन दे सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। फिर क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए जिससे कि हमारी एजिंग हेल्दी हो और हम दीर्घायु हों? तो सबसे पहले हमारी फिज़िकल हेल्थ है। फिज़िकल हेल्थ में हम जानते हैं कि एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और इसको रेगुलर होना चाहिए। हमें सप्ताह में 2 दिन हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, सप्ताह में 2 दिन हमें स्ट्रेचिंग करना चाहिए, स्ट्रेचिंग का मतलब योगा आदि, और सप्ताह में 2 दिन बैलेंसिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज हमें डेली करना चाहिए, यानी वॉकिंग, रनिंग,
स्विमिंग। ये ध्यान रखा जाए कि कोई भी एक्सरसाइज हम करें तो अपनी क्षमता के अनुरूप करें। हम अननेसेसरी अपने शरीर को तनाव ना डालें जिससे हमको नुकसान हो सकता है। तो हमें अपनी क्षमता का ध्यान रखना चाहिए और डेली वॉक करना चाहिए। हमारे को बॉडी मास इंडेक्स जो है हमारा एक पैरामीटर है नॉर्मल हेल्थ का, 18.5 से 24.5 रहना चाहिए। वेस्ट सर्कमफ्रेंस हमारी 90 सेंटीमीटर के करीब पुरुष में, 80 फीमेल में रहना चाहिए। हमारा वेट हमारे को नियंत्रित करने के लिए ध्यान रखना चाहिए। और जो नॉर्मल वेट वाले हैं उनको करीब 30 मिनट और जो ज़्यादा वेट वाले हैं उनको 45 से 60 मिनट डेली वॉक करना चाहिए। हम खाने के बाद आधे घंटे बाद भी वॉक कर सकते हैं थोड़ा। और योगा और मेडिटेशन, आपके प्राणायाम हमारे लंग्स के लिए, हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी कारगर है। उनको हमें नियमित रूप से कम 10 मिनट रोज़ करना चाहिए। हमें प्रोलॉन्ग सिटिंग को जैसे मैंने बताया अवॉइड करना चाहिए और सारे काम अपने आप करना चाहिए जो रोज़मर्रा के उन्हें ओल्ड लोगों के लिए रोज़ करना चाहिए। वो किसी इंडोर आउटडोर खेल में इन्वॉल्व हों और कम से कम 10 मिनट 20 मिनट सूर्य का एक्सपोजर हो, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज हो गई। दूसरा है हेल्दी डाइट। तो डाइट में ये ध्यान रखें कि हम 50% हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होना चाहिए। इसमें सलाद और स्प्राउट्स वगैरह इसमें हमारे 50% में होना चाहिए। हमारे 25% हमको होल ग्रेन लेना चाहिए, 25% प्रोटीन। बेहतर होगा कि मॉर्निंग में 25 ग्राम के करीब प्रोटीन हो और दिन भर भोजन में करीब 30 ग्राम हमारा फाइबर हो। हमें ब्रेकफास्ट भी करना चाहिए। हमें प्रोटीन ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को कम करना चाहिए। हमें जो रेनबो कलर होता है उसकी कलर की वेजिटेबल और फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए क्योंकि इनमें सब में एंटीऑक्सीडेंट रहता है। वो हमारे ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए और हार्ट के लिए बेहतर होता है। तो जो जापानीज़ लोग खाते हैं वो उसमें प्रमुख है टोफू, कैरेट, कैबेज, ओनियन, सोया स्प्राउट, बॉइल्ड सोया, स्वीट पोटैटो, पेपर्स। और जो चाय होती है उसमें रेगुलर टी की जगह वो जैस्मिन और कैमोमिला टी लेते हैं। लेस कैलोरी लें। अब आप अपने वज़न के हिसाब से कैलोरी लें। बेहतर होगा कि आप न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह भी लें और वो उसके बताए हुए डाइट को लें। आजकल सभी बता रहे हैं कि पॉजिटिव मिलेट्स लिए जाएं जिसमें फाइबर अधिक होता है जो हमारे वज़न को कम करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ब्रेन हेल्दी डाइट लेना चाहिए जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो अखरोट और फिश का सेवन किया जा सकता है। बादाम और अलसी के सीड्स और हमें कुकिंग ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल में करना चाहिए। हमें अत्यधिक चाय, कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। शुगर कम से कम लेना चाहिए। हमें प्रोसेस फूड, रिफाइंड फूड नहीं लेना चाहिए। कम नमक लेना चाहिए। हमें सैचुरेटेड घी, डालडा वगैरह नहीं लेना चाहिए। रिफाइंड ऑयल नहीं उपयोग करना चाहिए। बटर, एक्सेस घी नहीं लेना चाहिए। फ्राइड आइटम्स नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशली बारबेक्यू आइटम्स का सेवन नहीं करना चाहिए। और देर रात को खाना नहीं खाना चाहिए। रात को जल्दी खाना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए। अब हमें पानी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम से कम 2 लीटर पानी पर डे होना चाहिए। हमारी स्लीप कम से कम 7 घंटे की क्वालिटी स्लीप होना चाहिए। और स्लीप में, नींद में हमारा फिज़िकल जो शारीरिक है उसका रेस्टोरेशन, रिपेयर होता है। नींद के टाइम में बॉडी रिपेयर में जाती है और हमारी मेमोरी बेहतर होती है, हमारे इमोशंस और बेहतर होते हैं और हमारा स्ट्रेस कम होता है। जब डिस्टर्ब होती है स्लीप तो दिन भर हम ड्राउजी होते हैं। रात को इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव हार्ट पे और ब्रेन पे पड़ता है। हमें क्रॉनिक कंडीशन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, इनका हमें मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए। दवाइयाँ निरंतर लेना चाहिए और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या एमडी मेडिसिन डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। एनुअल मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। कार्डियक स्क्रीनिंग, न्यूरोलॉजिकल स्क्रीनिंग कराना चाहिए।
इसके अलावा हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी जो हेल्दी एजिंग के लिए या दीर्घायु होने के लिए मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान है। हमको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम का पालन करना चाहिए और हमें ब्रेन का कॉग्निटिव क्वालिटी कैपेसिटी को स्टिमुलेट करने के लिए पढ़ते रहना चाहिए। पेपर पढ़ें, अच्छा लिटरेचर पढ़ें, बुक्स पढ़ें, पजल को सॉल्व कर सकते हैं और नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करना चाहिए। हमें सोशली इन्वॉल्व होना चाहिए और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में भाग लेना चाहिए। आगे बढ़ कर के मिलाना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए, दोस्ती मेंटेन करना चाहिए और हमें अगर परेशानी है तो काउंसलर की या साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेना चाहिए। हम घर में कम से कम ये कर ही सकते हैं, आप रोज़ अपने आपके जो घर के लोग हैं या फ्रेंड्स हैं उनको फ़ोन कॉल में उनका कुशल क्षेम पूछ सकें। फिर सोशली मैंने आपको बताया, आपको एक्टिव रहना चाहिए, सोशल कनेक्शन बने रहना चाहिए और सीनियर सिटीजन क्लब को ज्वाइन करना चाहिए और फैमिली फ्रेंड्स से मिलते रहना चाहिए। आपकी जो हॉबियां हैं उसको आपको ज़रूर वो करना चाहिए जिससे आप अच्छा फील करेंगे और आपके अच्छे हार्मोन्स जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन्स हैं, डोपामीन है, सीरोटोनिन है, वो आपको और बेहतर बनाएंगे। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि हेल्दी एजिंग के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और पानी जरूरी है। मानसिक शांति, सोशल जुड़ाव और समय पर मेडिकल चेकअप दीर्घायु की कुंजी है। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। फिर कुछ हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं जैसे रेगुलर हेल्थ चेकअप, वैक्सीनेशंस, फ्लू, निमोनिया और हर्पीज। ये देखने में आया है कि लोग बहुत सारे ओल्ड होने पे भी स्वस्थ रहते हैं लेकिन अचानक उनको निमोनिया हो गया या अचानक हर्पीस हो गई तो उससे उनका जीवन जोखिम में रहता है। इसलिए वैक्सीनेशन भी इम्पॉर्टेंट। हमें अपना 15 दिन में एक बार ब्लड प्रेशर, शुगर का स्क्रीनिंग करना चाहिए और साल में एक बार हमें कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कराना चाहिए और हमारी बोन्स जो हैं वो उनमें छीण ना हो, ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, हमारा बैलेंस बना रहे और कॉग्निटिव फंक्शन बने रहें, इसका हमें सुपरविज़न होना चाहिए। फॉल प्रिवेंशन के लिए घर का वातावरण हमें सुधारना पड़ेगा, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी करना चाहिए। कुछ नहीं, आप लोग कम से कम हफ्ते में 3-4 दिन फिजियोथेरेपी सेंटर जा कर के अपने मांसपेशियों को, अपने जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। हमें पहले से ही मालूम होना चाहिए कि अगर हमको इमरजेंसी होती है हमारा कौन सा अस्पताल होगा, कौन सा डॉक्टर होगा, कौन सा कार्डियोलॉजिस्ट होगा। साथ ही साथ में हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए और हमारे पास अपने इमरजेंसी इलाज के लिए हमारे पास पैसा भी होना चाहिए। हमें आगे के लिए प्लानिंग होना चाहिए, हमारी विल बनी रहनी चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी रहना चाहिए, बच्चों को सब मालूम होना चाहिए और रात को गाड़ी नहीं चलाना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। और अगर आप कहीं बाहर यात्रा पे जा रहे हैं, लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो आप पहले हेल्थ चेकअप कराएं। इसके अलावा यंग एज में देखा है कि जिम में लोगों को हार्ट अटैक होते हैं तो ओल्ड लोगों को भी रिस्क रहती है। तो ऐसी स्थिति में अपना कार्डियक चेकअप यंग को भी और ओल्ड को भी सभी को कराने के बाद ही जो तनाव वाली जो स्ट्रेनस एक्सरसाइज हैं उसको करना चाहिए। वैसे ओल्ड लोगों को के लिए बोला जाता है कि लेस इज़ मोर, मतलब थोड़ी एक्सरसाइज भी पर्याप्त है। हमारी हैबिट्स स्वस्थ होनी चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग हमारे को बहुत बीमारियां करता है, कैंसर करता है, तंबाकू भी कैंसर से ग्रसित कर देता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। हमें अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। ज़्यादा धूप का एक्सपोजर भी नहीं होना चाहिए। हमारी हाइजीन बेहतर रहना चाहिए। हमें दिनचर्या हमारी नियमित होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। हमें अनावश्यक तनाव नहीं लेना चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ एल्डरली पॉपुलेशन के लिए, जो सीनियर सिटीजन, उनके लिए हेल्पलाइन के बारे में बताना चाहूँगा। ये दोनों भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइंस हैं।
इनका नंबर को सभी के पास होना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए, हमारे घर के माता पिता के लिए नॉलेज होना चाहिए, उनको ये कोई भी परेशानी हो इसमें समाधान उनको मिल सकता है। तो एक हेल्पलाइन है 14567, ये एल्डरली हेल्पलाइन है। सुबह 8 से रात के 8 बजे तक आप इसमें सलाह ले सकते हैं, 14567। दूसरी है मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है 14416। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा अपने सीनियर सिटीजन के सुरक्षा के लिए। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि नियमित हेल्थ चेकअप, वैक्सीनेशन, फॉल प्रिवेंशन और इंश्योरेंस वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। धूम्रपान, शराब से दूरी, अनुशासित दिनचर्या और हेल्पलाइन सेवाएं जीवन को सुरक्षित बनाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब अंत में मैं आपको जो मेरा संदेश है, टेक होम मैसेज है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम अपने जीवन को दीर्घायु बना सकते हैं अगर हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी है। हम अगर अपनी बीमारी को अच्छे से मैनेज कर सकें तो हमारी लॉन्गेविटी बढ़ सकती है। तो हमें फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एक्टिव होना चाहिए। हमें जो वार्निंग सिग्नल्स हैं उनको कैंसर के लिए उनको पहचानना चाहिए, हमें जांच कराना चाहिए और अपना वज़न नियंत्रित करना। ओबेसिटी इज़ अनदर इलनेस में हमें वज़न मेंटेन करना चाहिए। BMI हमारा 25 से नीचे रहना चाहिए। हमें अधिक नहीं खाना चाहिए। होल ग्रेन फूड लेना चाहिए। प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड मिलेट्स का सेवन करना चाहिए। एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स आर द वंडर ड्रग्स। Say no to alcohol and tobacco. Sleep for 7 hours. Follow your passion. Be social. Help others. Be happy. हमारा अनावश्यक ईगो और हमारा अहंकार और हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं होना चाहिए, बल्कि कम होना चाहिए। हमें सकारात्मक जीवन लीड करना चाहिए और दूसरों की गलतियों को ज़्यादा पॉइंट आउट करना उचित नहीं है। अंत में मैं आप सभी को हैप्पी, हेल्दी, लॉन्ग लाइफ के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। यू एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ इन द बेस्ट वे। मेरी उम्मीद है, आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और इस विषय पर हम लोगों ने एक क्वेश्चनेयर भी बनाया है जिसका आप उत्तर देंगे और उत्तर देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा जो आपके लिए सर्विस रिकॉर्ड के लिए बेहतर होगा। तो मैं वंस अगेन आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम जो है अपने सीनियर सिटीजन को हेल्दी रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे और दीर्घायु बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इस कोर्स में हमने सीखा कि स्वस्थ उम्र बढ़ना जीवन शैली पर निर्भर करता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद हमें लंबा और स्वस्थ जीवन देते हैं। तनाव प्रबंधन और समय पर स्वास्थ्य जांच बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। धूम्रपान, तंबाकू और शराब से दूरी रखना जरूरी है। परिवार और समाज से जुड़े रहना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत करता है। सक्रिय जीवन शैली, रुचियों को जीना और सकारात्मक सोच ही खुशहाल और स्वावलंबी जीवन का मंत्र है। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्नावली की ओर। आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर BA सोहरी स्वास्थ्य विभाग के संचालक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं और आज मैं आपको वरिष्ठ नागरिकों के कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली के तहत हेल्दी एजिंग फॉर लॉन्गेविटी पे आपको मैं अपना टॉक देने जा रहा हूं। इसका उद्देश्य मुख्य ये है कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वो जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। क्योंकि अंग्रेजी में हम बोलते हैं कि लॉन्गेविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
हेल्दी एजिंग। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। इस पाठ्यक्रम में हम वृद्धावस्था से जुड़ी जैविक, मानसिक और सामाजिक विषय वस्तुओं के साथ साथ जीवन शैली, रोग प्रबंधन और सहयोगी तंत्रों को सरल भाषा में समझेंगे। मॉड्यूल 1, वृद्धावस्था और उसका मूल्यांकन। इसमें हम जानेंगे कि उम्र बढ़ने की प्राकृतिक प्रक्रिया क्या है और किन शारीरिक, मानसिक तथा वैज्ञानिक संकेतकों से इसे समझा जा सकता है। मॉड्यूल 2, जीवन प्रत्याशा और सामान्य रोग। इसमें हम देखेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों में हृदय रोग, डायबिटीज, स्ट्रोक और श्वसन रोग जैसी गंभीर बीमारियां जीवन प्रत्याशा को कैसे प्रभावित करती हैं। मॉड्यूल 3, जानलेवा बीमारियों का प्रबंधन। इस भाग में हम सीखेंगे कि हृदयाघात, ब्रेन स्ट्रोक, श्वसन रोग और संज्ञानात्मक ह्रास जैसी स्थितियों की पहचान और त्वरित देखभाल कैसे की जाए। मॉड्यूल 4, वृद्धावस्था और जोखिम कारक, रिस्क फैक्टर्स। इसमें हम समझेंगे कि अस्वस्थ डाइट, शारीरिक निष्क्रियता, तंबाकू अल्कोहल सेवन, तनाव, मोटापा और प्रदूषण जैसी आदतें और स्थितियां बीमारियों का खतरा कैसे बढ़ाती हैं। मॉड्यूल 5, स्वस्थ और दीर्घायु, जीवन की रणनीतियां। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, गुणवत्तापूर्ण नींद, मानसिक शांति और सामाजिक जुड़ाव से जीवन को कैसे स्वस्थ और लंबा बनाया जा सकता है। मॉड्यूल 6, रोगों की रोकथाम और स्वस्थ आदतें। इसमें हम सीखेंगे कि धूम्रपान और शराब से दूरी, हेल्थ चेकअप, टीकाकरण और अनुशासित जीवन शैली अपनाकर कैसे हम अपना जीवन सुरक्षित और सुखद रख सकते हैं। आइए अब पहले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको सबसे पहले एजिंग क्या है ये बताऊंगा। एजिंग एक प्रकार का नेचुरल और इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ है और जो कि कई फैक्टर्स से प्रभावित होता है, जैसे भोजन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब हमारे को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा हेल्दी एजिंग मतलब हमारी उम्र तो बढ़ रही है लेकिन हम हेल्दी रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट इज़ हेल्दी एजिंग? हेल्दी एजिंग का मतलब ये है यदि हम 70 साल की आयु तक हमारा कॉग्निटिव, हमारा एबिलिटी मतलब हमारा माइंड एक्टिव है और हम फिजिकली फंक्शनली इंडिपेंडेंट हैं, हमारी मानसिक स्वास्थ्य बेहतर है और साथ ही साथ में कोई हमें गंभीर क्रॉनिक इलनेस नहीं है जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़। ये हमको मालूम है कि हमारी जो उम्र होती है, हमारी एज होती है, वो 2 श्रेणी की होती है। पहला है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी हम कब पैदा हुए, सिंस बर्थ, वो हमारी एज गिनी जाती है। लेकिन यथार्थ में वैज्ञानिक तौर पे ये आवश्यक है कि हमें बायोलॉजिकल एज पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो बायोलॉजिकल एज का मतलब ये है कि हमारे शरीर की जो अंदर की संरचना है, उसका जो फंक्शन है वो कितना बेहतर है, उसकी कंडीशन कितनी बेहतर है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति 80 साल का हो और उसकी बायोलॉजिकल एजिंग 60 साल की हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि 40 साल का व्यक्ति जो है उसके अंदर की संरचना, अंदर की बायोलॉजिकल एजिंग जो है वो 60 साल के हो। अब प्रश्न उठता है कि हम बायोलॉजिकल एजिंग को हम कैसे पहचानें। तो बहुत सारे मार्कर्स हैं, उसमें पहले है फिजियोलॉजिकल मार्कर, दूसरा बायोकेमिकल मार्कर, तीसरा है फंक्शनल मार्कर। फिजियोलॉजिकल मार्कर में हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उसके टेलोमियर की जो लंबाई है वो हमारी उम्र के साथ घटती जाती है। अगर इसमें जो इसकी शॉर्टनिंग है कम है तो इसका मतलब हमारा बायोलॉजिकल एज हमारी बेटर है। दूसरा टेस्ट है डीएनए मिथिलेशन, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस भी असेस किए जाते हैं, हार्मोन का स्टेटस भी असेस किया जाता है। दूसरा है बायोकेमिकल मार्कर। आप लोग सभी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को जानते हैं, जैसे हाई सेंसिटिव सीआरपी, इंटरल्यूकिन 6, ऑक्सीडेटिव मार्कर्स और एचबीएमसी सभी जानते हैं। तो इनके परीक्षण से भी हम बायोलॉजिकल एज को पहचान सकते हैं। और इसके अलावा फंक्शनल मार्कर्स हैं जिसमें कि कॉग्निटिव असेसमेंट किया जाता है, हमारी याददाश्त का, हमारे अटेंशन का।
और हमारा फिजिकल परफॉर्मेंस अगर एसेस किया जाए, हमारी वॉकिंग स्पीड, ग्रिप स्ट्रेंथ, रेस्पिरेटरी फंक्शन, यानी कि हमारी वाइटल कैपेसिटी कितनी है, तो उसके लिए स्पायरोमीटर इस स्लाइड में दिख रहा है, छोटा सा एक उपकरण है जिससे हम अपनी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को असेस कर सकते हैं। फिर मस्कुलोस्केलेटल फंक्शन, यानी कि हमारे मांसपेशियों की ताकत, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, इसके द्वारा भी हम बायोलॉजिकल एज को पहचान सकते हैं। फिर क्लिनिकली असेस करने में भी हम अपने बायोलॉजिकल एज को पहचान सकते हैं। जेनेटिक असेसमेंट टूल्स हैं, मेनली फ्रेजिलिटी इंडेक्स और एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ के माध्यम से हम अपने क्लिनिकल असेसमेंट से भी बायोलॉजिकल एज को पहचान सकते हैं। आजकल AI बेस्ड प्रेडिक्शंस भी होने लग गए हैं उम्र के संबंध में, और एक विज्ञान है एपिजेनेटिक्स, और जिसके माध्यम से भी हम अपनी उम्र, बायोलॉजिकल एज का हम पता कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल्स हैं, असेसमेंट टूल्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, फ्राइड फ्रेजिलिटी इंडेक्स और रॉकवुड क्लिनिकल फ्रेजिलिटी स्केल इंडेक्स, जिसमें एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ, MMSE यानी कि मिनी मेंटल एग्जामिनेशन, और GDS यानी कि जीरियाट्रिक डिप्रेशन स्केल के माध्यम से हम बायोलॉजिकल एज को पहचान सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हमारा जीवन कितना रहेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रहेगी, क्या इसको हम पहचान सकते हैं? तो काफ़ी हद तक हम इसको पहचान सकते हैं। जैसे कि हमारी वॉकिंग स्पीड, हमारी उम्र के साथ हमारी वॉकिंग स्पीड कम हो जाती है, तो अगर हम इसके बारे में टेस्ट करें तो हमारी ये देखा जाएगा कि जिनकी अंदरूनी स्थिति या ओल्ड हैं या अंदर बायोलॉजिकल एज बहुत ज़्यादा है, तो हमारी वॉकिंग स्पीड स्लो हो जाएगी, और जिससे ये मालूम पड़ सकता है कि हमारी उम्र अब ज़्यादा नहीं बची है। दूसरा है ग्रिप स्ट्रेंथ, हमारे हाथ में कितनी ताकत है, इसके लिए ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, और जिससे भी हम पहचान सकते हैं कि हमारी लाइफ कितनी और बची है, हमारा फंक्शनल डिक्लाइन या मृत्यु कब हो सकती है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। और तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे शरीर की क्रमशः उम्र बढ़ने से मसल स्ट्रेंथ और फिजिकल फंक्शन कम हो जाता है, हमारी लचीलापन बॉडी का कम हो जाता है। फिर बॉडी का बैलेंस, हम यंग होते हैं तो हम दौड़ते भागते हैं, अपना बैलेंस हमारा बना रहता है, रिफ्लेक्सेस अच्छी होती हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी रिफ्लेक्सेस कमज़ोर होती हैं, और हमारी बैलेंस की कैपेसिटी बहुत सारे कारण हैं कम हो जाती है, जिससे हमारे को देखा गया है कि बहुत सारे वृद्ध जन जो हैं गिर जाते हैं और जिससे उनको नुकसान होता है। इससे भी हम अपना बायोलॉजिकल एजिंग को समझ सकते हैं। इसके अलावा साउंड स्लीप पांचवा पैरामीटर है। अगर हमारी नींद जो है कम होती है, रात को 4 घंटे 5 घंटे नींद होती है, तो ये मान सकते हैं कि हमारी बायोलॉजिकल एज अच्छी नहीं है, और आइडियली हमारी कम से कम वृद्ध जन को 7 घंटे की विश्राम नींद मिलना चाहिए। फिर स्किन में जो हम देखते हैं रिंकल्स हैं, इलास्टिसिटी कम हो गई, इससे भी हम पहचान सकते हैं उम्र का। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का अगर अपन एग्जामिन करें तो रेस्टिंग हार्ट रेट, रेस्टिंग बीपी, कार्डियोवैस्कुलर मॉर्टेलिटी के लिए जवाबदार होते हैं। कॉग्निटिव फंक्शन और एजिंग, हमारी उम्र बढ़ने के साथ हमारी जो याददाश्त है, हमारा ध्यान, अटेंशन है, हमारी कॉग्निटिव स्पीड है जो वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और इससे भी हम पहचान सकते हैं अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बॉडी कंपोजिशन, ये देखा गया है उम्र के साथ हमारी मसल कमज़ोर हो जाती है, जिसको सार्कोपीनिया कहते हैं, और उसकी जगह फैट डिपॉजिट होती है। लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए या जानने के लिए। तो हमारे लिए डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और स्मोकिंग भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। ये उपकरण है ग्रिप स्ट्रेंथ का बाईं तरफ, और दाईं तरफ आप देखेंगे कि वेट लॉस अगर होता है 3 किलो से ज़्यादा या 3 किलो, और BMI आपका 21 से कम होता है,
या आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो ताकत है आपकी कम होती है, वॉकिंग स्पीड कम होती है, आपको हमेशा थकान लगती है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो ये भी टेस्ट होते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि एजिंग